नमस्कार दोस्तों, जीके विद्यार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षा रेलवे की एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर एसएससी की जो परीक्षा होने वाली है उसके दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न इसमें सेलेक्टेड हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न से। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? यानी कि जो सूर्य ग्रहण जो लगता है वो किस टाइम में लगता है, कौन सी तिथि में लगता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो ये अमावस्या के दिन ही लगता है। अच्छा, सूर्य ग्रहण लगने की जो कारण होती है वो क्या होती है? देखिए, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का जो बीम होता है वो कुछ समय के लिए ढक जाता है, उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण भी होता है, तो चंद्र ग्रहण की स्थिति में होता है। तो देखिए, चंद्र ग्रहण जो होता है वो होता है पूर्णिमा के दिन। जब भी चंद्र ग्रहण होता है ये पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण क्यों होता है इसका भी हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि जब भी शाम के समय में, मान के चलिए शाम के समय यदि आप कहीं विजिट करते होंगे, उस टाइम क्या होता है, जब सूर्यास्त जब होने वाला होता है, जब सूर्य का जब अस्त होने वाला होता है या फिर जब सूर्योदय होने वाला होता है, उस टाइम आसमान में थोड़ा सा लाल जो है रंग दिखता है। ठीक है, ये किस वजह से दिखता है? तो देखिए, इसका जो वजह है वो है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। अगला प्रश्न है, दूरबीन क्या है? ठीक है, तो देखिए, दूरबीन जो है वो दूर की वस्तु देखी जाने वाली एक वस्तु है। ठीक है, इसके वजह से दूर की जो वस्तुएं होती है उसको हम लोग अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अच्छा, दूरबीन का यदि खोज पूछेगा आपको कि दूरबीन का खोज किसने किया था, तो दूरबीन का जो खोज किया था वो किया था गैलीलियो ने। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ये है, दूर की वस्तु देखी जाती है दूरबीन से। अगला प्रश्न है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके। देखिए, किसी तारा का जो रंग होता है उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है ताप का। ठीक है, कि वह उसका जो ताप जो है वो कितना है। ठीक है, तो किसी तारा, जैसे आप लोग रात में देखे होंगे कि तारा जो है रात में कोई तारा ज़्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है, कोई धुंधला दिखता है। तो जो तारा ज़्यादा चमकता है आप समझ लीजिए कि उसका ताप ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा चमक रहा है। ठीक है। अच्छा, तारा जो होता है इसमें क्या क्या चीज़ मिल के बना होता है? तो आपको बता दें कि इसमें 70% जो है हाइड्रोजन होता है और 28% जो होता है इसमें हीलियम होता है। ठीक है, तो और 2% जो बचा ये अन्य तत्वों के साथ मिलकर के बना होता है। तो सबसे क्या है, ताप का पता चलता है हम लोगों को किसी के तारा के रंग से। अगला प्रश्न है, अति चालक का लक्षण क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च परागम्यता। अगला प्रश्न है, 100 वाट बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? न्यूमेरिकल में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, इस तरह के प्रश्न करना बहुत ही आसान होता है। इसका एक फार्मूला है कि यहाँ पे जो पूरा यदि हम लोग को खर्च निकालना है कि कितना खर्च होगा। ठीक है, तो यहाँ पे खर्च या फिर खपत कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल बिजली का जो खपत है उसके बराबर होता है शक्ति इंटू समय। ठीक है, जो घंटा में होता है। तो शक्ति कितना है हमारा बल्ब का? 100 है। कितना घंटा चल रहा है? 10 घंटा चल रहा है। तो यहाँ पे यदि हम 100 को 10 से इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक घंटा में। ठीक है, तो यदि 100 किलोवाट हमारे पास आ गया तो यदि हम इसको यूनिट में बदलेंगे तो यूनिट में बदलने के बाद हमारा क्या आ जाता है? ये एक यूनिट आ जाता है। ठीक है, यदि इसको 1000 किलोवाट को यदि हम यूनिट में बदलेंगे तो ये हमारे पास 1 यूनिट आ जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, 1 इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जैव पद्धति जिससे प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोनोग्राफी। आपने सुना होगा डॉक्टर के पास जो लोग जाते हैं किन्हीं किन्हीं को करने के लिए बोलता है सोनोग्राफी आप करवा लीजिए। तो ये जो सोनोग्राफी होता है इसमें प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हम लोग का जो ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घटता है। जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हम लोग का बॉडी जो है एकदम बिल्कुल शांत होता है और इस समय हम लोगों का ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? घटता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह का जो बेल आइकन आता है इसको भी आप क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँच जाए और आप वीडियो को बिल्कुल मुफ्त में देख सकें। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये भी ब्लड ग्रुप जो है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में जो मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूरिया। यूरिया क्या होता है? मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, हार्मोन स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि की वजह से ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना, याद कर लीजिए। तो देखिए आंख का जो एक भाग होता है जिसको कहते हैं हम लोग रेटिना, तो रेटिना जो होता है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों पर बनता है। नींबू का कैंसर रोग किससे होता है? ठीक है, कैंकर रोग है। नींबू का जो कैंकर रोग है वो किससे फैलता है? तो देखिए नींबू में कैंकर रोग एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है। नींबू के जो पत्ते होते हैं उसमें कहीं कहीं क्या होता है, ये थोड़ा ऊठा टाइप का, छाले टाइप का हो जाता है, इसी को कहा जाता है कैंकर रोग। इससे नींबू में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये कैंकर रोग जो फैलता है वो फैलता है जीवाणु की वजह से। ऑप्शन बी इज द राइट हियर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव द्रव्य शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था पुरकिंजे ने। ऑप्शन बी इज द राइट हियर, ठीक है। और इसने कब किया था? तो इन्होंने किया था 1840 ईस्वी में जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे के द्वारा 1840 ईस्वी में किया गया था। 15 नंबर प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? देखिए हम लोग का जो त्वचा है, जो स्किन जो है, इसका अध्ययन करने का जो विधि होता है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, वो जो कहा जाता है वो कहा जाता है डर्मेटोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है मानव त्वचा का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? सही उत्तर है लवण। यदि अम्ल और भस्म मतलब क्या, वही क्षार, कि अम्ल और क्षार यदि दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से अभिक्रिया करने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, लवण का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो देखिए लवण जो जल का अवशोषण करता है वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। ऑप्शन ए इज द राइट हियर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो देखिए प्राकृतिक जो गैस होता है उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? देखिए अग्निशमन जो होता है जिससे आग को बुझाया जाता है, आपने कहीं देखा होगा कि कहीं भी यदि आग लगता है तो तुरंत अग्निशमन वालों को बुलाया जाता है, क्योंकि उससे आग जो है बहुत जल्द बुझ जाता है। लेकिन आग बुझ जाता है सिर्फ वाटर से नहीं, उसमें एक गैस का भी प्रयोग किया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन के गाड़ियों में आग को बुझाने के लिए। अगला प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है कॉस्टिक सोडा। ऑप्शन ये इज द राइट हियर। कॉस्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? NaOH। या फिर कह सकते हैं कि NaOH का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है कॉस्टिक सोडा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए जीके विचार के यूट्यूब चैनल को। चैनल यदि आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।